हेलो एवरीबॉडी। आज हम 7th क्लास की हिस्ट्री का 4 अध्याय पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य के कौन कौन से राजा हुए हैं, उनकी क्या क्या नीतियाँ थी, कहाँ तक जो है इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, हम इस अध्याय में आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र में जहाँ पर लोगों की अलग अलग संस्कृतियाँ और जो है अधिक विविधताएं हैं, वहाँ पर शासन करना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य था। लेकिन जो मुग़ल थे, उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की और इस कार्य को पूरा किया। इन्होंने 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था और 17वीं शताब्दी तक आते आते ही इन्होंने संपूर्ण महाद्वीप पर अपना जो साम्राज्य था उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। प्रशासन के अगर ढांचे की बात करें तो शासन संबंधी जो विचार इन्होंने लागू किए उनके जो वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यानी जो उनके जो शासन संबंधी जो नियम थे या फिर जो कानून थे, वो जो मुग़ल साम्राज्य था उसके पतन के बाद तक भी ये चलते आ रहे हैं। कुछ इनकी राजनीतिक धरोहर भी है, जिनका प्रभाव महाद्वीप में आज भी देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुग़ल शासकों के निवास स्थान यानी लाल किला जो दिल्ली में है, वहाँ पर राष्ट्र ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जो मुग़लों की जो धरोहर थी या जो उनकी शासन संबंधी विचार या नीतियाँ थी, उनसे आज के समय में भी हम अछूते नहीं हैं। हम आज के समय में भी उन शब्द का, उनके विचारों का, उनके नियमों का और उनकी धरोहरों का प्रयोग करते हैं। ये आप लाल किला देख सकते हैं। लाल किला पर ही जो है मुग़लों का निवास स्थान इसे कहा जाता था। दिल्ली में जब ये जो इनकी सल्तनत थी, यहाँ पे ये रहा करते थे और यहीं पर आज के समय में जो प्रधानमंत्री है वो यहीं से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अब बात करते हैं मुग़ल कौन थे। मुग़ल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिनकी मृत्यु 1227 में हुई थी, उनके उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से अगर बात करें तो वे ईरान, इराक एवं जो वर्तमान में जो तुर्की है, वहाँ के जो शासक थे तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हो गई थी, उनके वंशज थे। परंतु मुग़ल अपने आप को जो है वो मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो चंगेज खान थे, ये मंगोल थे चंगेज खान, तो जो यहाँ की जो व्यक्तियों की जो स्मृतियाँ थी, नरसंहार की जो है यहाँ के लोगों में चंगेज खान के लिए ये स्मृति थी कि चंगेज खान बहुत ज़्यादा कठोर है और जो है एक नरसंहार यानी उसने बहुत ज़्यादा लोगों को भी मारा है। तो यहाँ की जो चंगेज खान के प्रति जो स्मृतियाँ थी वो ज़्यादा खास अच्छी नहीं थी। इसके बाद जो मुग़ल थे वो तैमूर वंशज के होने पर गर्व का अनुभव करते थे, इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर भी कब्जा भी कर लिया था। तो ये जो मुग़ल थे ये अपने आप को चंगेज खान का जो इनके जो है माता की ओर से जो वंशज थे उनका कहलवाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो इनके पिता की ओर से ईरान और जो शासक थे जो तैमूर थे, उनका जो है उनके वंशज कहलवाना पसंद करते थे। अब यहाँ पे आप ये चित्र देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो है ये मुग़ल है, इनके तैमूर उनके उत्तराधिकारी थे मुग़ल सम्राटों का, ये एक लघु चित्र है। इसमें तैमूर बैठे हैं और उनके जो दाहिनी ओर है उनके पुत्र जो है मिरनशाह, जो प्रथम मुग़ल सम्राट यानी बाबर का जो है दादा थे, और उसके बाद अबू सैद यानी बाबर के दादा। तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा है, बाबर के परदादा, और उमर शेख यानी बाबर के पिता। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे, पाँचवें व्यक्ति मुग़ल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहाँ। उसके दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। तो यहाँ पे इन सारे शासकों का जो है एक इस चित्र में वर्णन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे तैमूर या फिर जो मिरन शाह जो बाबर है उन्हें दिखाया गया है।
सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा हुए हैं, उन्हें बाबर जो या फिर अकबर, शाहजहाँ, उनका ये एक जो है ये लघु चित्र है, इसमें इनका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं मुगल सैन्य अभियान की। प्रथम मुगल शासक बाबर जो है 1526 से 1530 में जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया था, तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों ने दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे उनकी पैतृक गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। यानी मुगल को जो उज़्बेकों के आक्रमण हुए थे उस समय वहाँ पे, तो बाबर को इनकी गद्दी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम उम्र के थे। तो इसके बाद इन्होंने 1504 में जो है एक जगह से, मतलब ये बहुत ज़्यादा वर्षों तक एक जगह से दूसरी जगह भटके, और 1504 में इन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया। 1526 में वे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की जो है मदद से भारत में प्रवेश करते हैं, और बाद में जो है इब्राहिम लोदी को ही वे पानीपत में हराकर दिल्ली और आगरा पर अपने अधिकार क्षेत्र में दिल्ली और आगरा को कर लेते हैं। यहाँ पे बाबर की एक युद्ध नीति दिखाई गई है। इस युद्ध नीति बहुत ज़्यादा अलग थी। पहले जो है ये दुश्मनों को चारों ओर से जो है घेर कर तब दुश्मनों पर हमला करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा जो इसकी नीति थी युद्ध लड़ने की, ये बहुत ज़्यादा प्रख्यात भी हुई। अब जो है ये आप इसमें देख सकते हैं, ये भी युद्ध की ही एक नीति थी जो बाबर ने सबसे पहले यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं, तोप का इस्तेमाल सबसे पहले यहाँ पे बाबर ने ही किया था। तो बाबर की ये जो युद्ध नीति थी और जो तोप का इसने प्रयोग किया था बाबर ने, ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रख्यात भी हुए। अब इसमें हम बात करते हैं कुछ मुगल सम्राट की, इनके प्रमुख अभियान जो हुए हैं और उनकी क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इनमें सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। बाबर ने 1526 से 1530 तक जो है इन्होंने शासन किया। 1526 में पानीपत के मैदान में सबसे पहले इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था, और जो अफगान समर्थक थे वहाँ पे उनको भी हराया। बाद में 1527 में खंडवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को इन्होंने हराया, और 1528 में चंदेरी में फिर से इन्होंने राजपूतों को हराकर जो है उनका राज्य था वो अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। और बाद में मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में जो है इन्होंने अपना मुगल नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित कर दिया था। इसके बाद आते हैं हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 तक। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया था, लेकिन जो उसके भाई मिर्ज़ा कामरान थे और हुमायूं जो अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने ये फीके पड़ गए थे। तो शेर खान ने हुमायूं को 2 बार जो है चौसा की लड़ाई में 1540 में कन्नौज में इन्हें हराया था। इन पराजयों के बाद जो है ये जो हुमायूं थे ये ईरान की ओर जो है भाग गए थे, और बाद में ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली थी, और दोबारा से 1555 में जो है दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था। इसके बाद जो है इनकी मृत्यु अगर हम देखें तो हुमायूं की मृत्यु एक इमारत की दुर्घटना में हो गई थी। इसके बाद है अकबर 1556 से 1605 तक रहे हैं। 13 वर्ष की एक छोटी सी आयु में ही इन्हें सम्राट बना दिया गया था। इन्हें जो है महान शासक की उपाधि भी दी गई। उनके शासनकाल को 3 अवधियों में बांटा गया है। पहले 1556 से 1570 के मध्य अकबर जो अपने संरक्षक थे इनके, जिन्हें कहा जाता है कि इन्होंने ही जो है इन्हें सारी जो है युद्ध की नीति हो या फिर राज्य का जो शासन था उसकी नीतियाँ हो, इन्होंने ही सिखाया था। जो बैरम खान थे, जिन्हें खान बाबा के नाम से भी जानते थे, तो जो है इनके संरक्षक थे, उन्हीं के सारे जो है इन्होंने अपनी जो राज्य की नीतियाँ थी वो सीखी थी और आगे ये शासन भी कर रहे थे। इसके बाद जो है 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। इसके बाद दूसरा चरण आता है 1570 से 1585 पर इन्होंने गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान इन्होंने चलाया था,
और जो सैन्य अभियान के तहत जो बिहार और जो बंगाल उड़ीसा में जो था, इन्होंने ये यहाँ पे गुजरात के विरुद्ध और जो बिहार और बंगाल उड़ीसा में भी इन्होंने अभियान चलाए। बाद में 1569 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में जो है विद्रोह ने बहुत ज़्यादा ये जटिल हो गए थे। और बाद में जो इनका तीसरा चरण आता है 1585 से 1605 के मध्य, अकबर के साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया था। इन्होंने उत्तर पश्चिम से लेकर कई अभियान भी चलाए थे और बाद में सफाविदों को हराकर जो कांधार का इलाका था वहाँ पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। और बाद में जो कश्मीर है उसे भी अपने जो है अपने अधिकार से जो इनके राज्य थे उसमें ही जोड़ लिया था। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात जो है काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया और दक्कन के यहाँ पर दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई और बाद में बरार खानदेश और अहमदनगर के भी कुछ हिस्सों को इन्होंने अपने अधिकारक क्षेत्र में कर लिया था। इसके बाद अपने शासन के जो है इनके शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता जो है राजकुमार सलीम ने संभाली थी और विद्रोह के कारण सलीम के जो विद्रोह थे उनके कारण जो सत्ता थी वो लड़खड़ा भी गई थी और आगे चलकर सलीम को ही जहांगीर सम्राट जहांगीर कहा गया। अब आते हैं जहांगीर 1605 से 1627 तक। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया क्योंकि अलग अलग सैन्य अभियान इन्होंने चलाए थे। जैसे बंगाल में जो है बंगाल का जो हिस्सा था, अवध का जो क्षेत्र था, वहाँ पे इन्होंने सैन्य अभियान चलाए थे। तो बाद में मेवाड़ की सिसोदिया शासक जो अमर सिंह थे उन्होंने मुगलों की सेवा जो है स्वीकार कर ली थी। इसके बाद जो सिख और अहोम थे अहमदनगर के खिलाफ जो है अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल भी हो गए थे। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में जो राजकुमार थे खुर्रम जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, उन्होंने विद्रोह किया और जहांगीर की पत्नी थी उन्होंने नूरजहां थी, उन्होंने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने की बहुत कोशिश की थी परंतु वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद जहांगीर की मृत्यु के बाद आते हैं शाहजहां 1627 से 1658 तक। शाहजहां के अभियान भी जारी थे जो अकबर ने चलाए थे या फिर जिनको आगे बढ़ाने का कार्य जो है जहांगीर ने भी किया। अब शाहजहां ने भी दक्कन में अभियान जारी रखे। जो अफगान अभिजात खान लोदी थे उन्होंने विद्रोह किया और वहाँ पे ये पराजित हो गए थे। अहमदनगर के इन्होंने जो है विरुद्ध अभियान चलाए और इसमें जो अहमदनगर के विरुद्ध अभियान थे उनमें जो बुंदेल थे उनकी हार हुई और इन्होंने ओरछा पर कब्जा कर लिया। बाद में उत्तर पश्चिम के जो बल्क पर कब्जा करने के लिए जो है उज्बेकों के विरोध भी इन्होंने अभियान चलाया था लेकिन यह पूरा नहीं हो सका था और इसके परिणाम स्वरूप जो है कांधार सफाविद के हाथों में चला गया था क्योंकि जो कांधार था वो अकबर ने अपने अधिकारक क्षेत्र में कर लिया था। लेकिन यहाँ पर जो उज्बेकों के विरुद्ध जो अभियान हुआ था वो सफल नहीं हो पाया था तो सफाविदों ने कांधार को दोबारा से अपने अधिकारक क्षेत्र में कर लिया था। 1632 में जो है अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं से जो सेना थी उन्होंने सुलह के लिए इनसे निवेदन भी किया था। बाद में शाहजहां के पुत्रों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तराधिकार के लिए बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ और औरंगजेब की इसमें विजय हुई और तीनों भाइयों को इसने मौत के घाट उतार दिया था। शाहजहां को उसकी सही जिंदगी के लिए जो है आगरा में कैद कर दिया गया था। इसके बाद आते हैं औरंगजेब 1663 में उत्तर जो पूर्व में अहोमों की जो पराजय थी वो हो गई थी लेकिन 1680 में इन्होंने पुनः विद्रोह किया था और उत्तर पश्चिम में जो यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को इन्होंने अस्थायी सफलता इन्हें मिली थी। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इस कारण था कि उनके जो आंतरिक राजनीतिक उत्तराधिकार थे मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप होना शुरू हो गया था। बात करें मराठा सरदार और शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियानों में जो चलाए गए थे इनके द्वारा मराठा और शिवाजी के खिलाफ तो ये सफल हो गए लेकिन बाद में औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया था और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले थे। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए
और बाद में राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के जो विरुद्ध विद्रोह किया था उसमें मराठों दक्कन की सल्तनत का सहयोग भी इन्हें मिल गया था। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी थी और 1625 में जो गोलकुंडा वाला क्षेत्र है बीजापुर 1687 में इसे अपने राज्य में मिला लिया था। और बाद में 1698 की बात करें तो औरंगजेब ने जो मराठा थे जो औरंगजेब ने दक्कन में मराठों की जो छापेमारी पद्धति का उपयोग कर रहे थे, यानी मराठा की छापेमारी पद्धति का यहाँ से मतलब है कि जो मराठा थे वो छोटी छोटी सेनाओं को अपने साथ लेकर चलते थे और जो छोटे छोटे राज्य थे उन पर जो है अचानक से हमला कर देते थे और वहाँ से जो है चोट और कर की वसूली कर रहे थे। तो यहीं पे जो है सिक्कों जाटों जो सतनामियाँ थी अहोम और दक्कन में मराठाओं के विद्रोह का उन्हें भी सामना करना पड़ा था और बाद में मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए थे। ये आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है अकबर ने अपना शासन किया था। काबुल में उसने जो शासन किया, दिल्ली पर भी दिल्ली तो इसने अपनी जो है राजधानी बनाया था। यहीं पे जो है हम देखते हैं कि यहीं पे रहने का स्थान हुआ करता था जो मुग़ल थे। इसने जो इलाहाबाद क्षेत्र को भी या फिर मालवा जो गुजरात का क्षेत्र था, यानी इसने सभी हिस्सों को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। अब बात करते हैं उत्तराधिकार के लिए मुगलों की क्या परंपराएं थी। अभी तक हमने देखा कि जो राजा थे उनके बड़े पुत्र जो होते थे वो ही जो है राजगद्दी पर बैठते थे, लेकिन जो है मुगल थे वो ज्येष्ठाधिकार यानी बड़े पुत्रों को ही राजा बनाना है इसमें विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो इसके विपरीत जो उत्तराधिकार थे वो शाहदायाद की मुग़ल तैमूर वंशों की एक प्रथा थी, शाहदायाद उसे अपनाते थे, जिसमें जो है सभी जो उसके पुत्र थे उसमें जो है विभाजन सभी पुत्रों में, यानी जो सत्ता का विभाजन है वो सभी पुत्रों में कर दिया जाता था। इसमें जो है आपसी जो प्रतिस्पर्धा थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि जो थे ये इन्होंने ज्येष्ठाधिकार के जो परंपराएं थी उसे ना अपनाकर शाहदायाद की जो परंपराएं थी तैमूर वंशों की उसे अपनाया था। तो इसलिए इन पर जो जैसे हम देख सकते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है शाहजहाँ की मृत्यु के बाद जो है उनमें बहुत ज़्यादा सत्ता को लेकर संघर्ष भी हुआ था। तो यहीं पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अपने जो सत्ता का बंटवारा था ये अपने सभी पुत्रों में करते थे। अब बात करते हैं मुगलों के अन्य शासकों के संबंध जो थे वो कैसे रहे हैं। जैसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने अपनी जो उनकी सत्ता को स्वीकार करने से जिन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन जो है क्योंकि तब तक जो है मुग़ल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे और सभी क्षेत्रों को इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था, जो इनके कुछ जो शासक थे उन्होंने स्वेच्छा से ही जो है इनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया था। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो राजपूत शासक रहे हैं उन्होंने जो मुग़ल थे उनकी जो सत्ता थी उसे वो अपनी स्वेच्छा से जो है वो स्वीकार किया था। और कुछ ऐसे जो है अनेकों मुग़ल घरानों में जो है राजपूतों ने अपनी जो स्त्रियाँ जो अपनी पुत्रियाँ थी उनका विवाह भी किया था। और बाद में जो मुग़ल होते थे उन्होंने जो मुग़ल होते थे वो जो जिनसे विवाह करते थे उनके किसी परिवार के जो सदस्य होते थे, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मानसिंह जो है मुग़ल दरबार में अकबर के समय में जो है एक सेनापति थे और ऊंचे पद पर थे। तो जो मानसिंह थे वो मुग़ल दरबार में जो अकबर की जो पत्नी थी ये एक राजपूत राजकुमारी थी जिनसे अकबर ने विवाह किया था। तो इनके भाई थे मानसिंह, तो इन्हें उच्च पद ये जो है मुग़ल वो दे देते थे। लेकिन कुछ ऐसे शासक भी हुए हैं जिन्होंने मुग़लों के शासन को स्वेच्छा से नहीं माना है और पूरी तरह से इनका विरोध किया है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं राजपूतों के साथ मुग़लों की मतलब शादियाँ भी हुई है। जैसे जहांगीर की जो माँ थी वो
कछवा की राजकुमारी थी। और जो वह अंबर, जो वर्तमान में हम जयपुर के नाम से जानते हैं, वहाँ की जो राजपूत शासक की पुत्री थी वो शाहजहाँ की माँ थी, जो एक राठौड़ राजकुमारी थी। और वह एक मारवाड़ जोधपुर के जो राजपूत थे, वो एक जो थी वो शासक की, जो जोधपुर के शासक हुए मारवाड़, उन्होंने भी जो है उनकी जो पुत्री थी उनका विवाह भी जो है मुगलों में हुआ था। अब यहाँ पे बात करते हैं जो सिसोदिया थी राजपूत, लंबे समय तक जो है मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से ये इनकार करते रहे, परंतु बाद में इन्होंने जो है मुगलों ने इनको एक युद्ध में हरा दिया था। लेकिन युद्ध में हराने के बाद भी जो है मुगलों ने इनके साथ बहुत ज़्यादा सम्माननीय व्यवहार किया था। और बाद में इनके जो जागीर थी या फिर जो इनकी जो राज्य थे यानी वतन जागीर थी, जो राज्य थे, इन्हें वापस कर दिया था। तो इसी को देखते हुए पराजित करने के बाद भी जो मुगलों ने इन्हें अपमानित नहीं किया था, तो ये बहुत ज़्यादा इससे जो है इन पर जो सरदार थे उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव, मुगलों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। और जो है ये जो सिसोदिया राजपूत थे ये भी जो है मुगलों के साथ आ गए थे। लेकिन बाद में जो है ये जो संतुलन था, यानी जो राजपूत शासक थे, जो अन्य शासक थे और मुगलों के साथ जो आपसी संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। तो यहाँ पे जो है बाद में जो शिवाजी आते हैं, मुगल सत्ता स्वीकार करने आए थे, लेकिन जो औरंगजेब थे उन्होंने जो है, अकबर ने तो बहुत अच्छी जो है अपनी नीतियाँ बनाई थी, उन्होंने जो राजपूत थे उनके साथ अपने जो है वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे, राजनीतिक संबंध भी स्थापित किए थे। लेकिन जब औरंगजेब सत्ता में आए तो उन्होंने, जो शिवाजी थे वो मुगल सत्ता को स्वीकार करने आए थे, लेकिन औरंगजेब ने यहाँ पे उनका अपमान किया था। और जो है आगे चलकर जो है औरंगजेब को, मराठाओं ने औरंगजेब के खिलाफ इसी अपमान की वजह से बहुत ज़्यादा जो है विरोध भी किया और विद्रोह भी किए थे। अब बात करते हैं मनसबदार और जागीरदार की। साम्राज्य में विभिन्न जो क्षेत्र थे वो सम्मिलित हो गए थे। मुगलों ने तरह तरह के जो सामाजिक जो समूह के सदस्य थे उन्हें प्रशासन में जगह देना शुरू कर दिया था। शुरू में जो थे ज़्यादातर जो सरदार थे वो तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब जो छोटे छोटे समूह जो साथ में इनके आ गए थे, शासक वर्ग थे, जैसे ईरानी, भारतीय, जो मुसलमान थे, अफ़गान थे, राजपूत थे, जो है मराठा थे, उन्हें जो है समूहों में इन्होंने सम्मिलित कर दिया था। और मुगलों की सेवा में आने वाले को नौकरशाह यानी मनसबदार ये कहलाए थे। मनसबदार शब्द एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो है प्रयोग होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, और मनसबदार के जरिए ही इन्हें पद, वेतन और जो है सेना की जो जिम्मेदारी है वो इन्हें दी जाती थी। पद और जो वेतन का निर्धारण है वो जात की संख्या पर निर्भर करता था, यानी एक जो जात है, जात मतलब कितने उसके पास सैनिक है और कितने उसके पास घोड़े हैं। तो क्योंकि जो मनसबदार था उसके पास पूरा जो है सेना का जो उत्तरदायित्व है वो रहता था, तो उसी के हिसाब से उसे वेतन भी दिया जाता था। दरबार में जो अभिजात वर्ग था उसकी प्रतिष्ठा जो है जो बढ़ जाती थी, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। अब यहाँ पे जो है अब जो थे सैन्य उत्तरदायित्व जो मनसबदार थे उन्हें दे दिया जाता था, क्योंकि इन्हें जो है उसके अनुसार इन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। अब बात करें यहाँ पे घुड़सवार रखने की, तो 5000 जात वाले जो अभिजातों का दर्जा था वो 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा हुआ करता था। अकबर के शासनकाल में अगर हम बात करें तो जो मनसबदार की जो संख्या थी वो 29 थी, और जो जात थी वो 5000 पदवी के थे। लेकिन औरंगजेब जब शासन में आए, सत्ता में आए, तो उन्होंने मनसबदारों की जो संख्या थी वो 69 से जो है 79 कर दी थी, और इससे जो है राज्य का खर्च भी बढ़ गया था। मनसबदार जो है अपने जो वे सैनिक होते थे और जो घोड़े होते थे
उनसे जो है राज्यों की सहायता करते थे। सैनिकों का पंजीकरण भी यहाँ पे करवाना बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी होता था। कार्रवाई के बाद जो है सैनिकों को वेतन देने के लिए भी धन मिलता था। यहाँ पे जो है सैनिकों का पंजीकरण और जो घोड़े थे उन पे उनका भी मतलब जो घोड़े होते थे उन पर भी एक तरह की मोहर हम कह सकते हैं दगवाना, यानी वो लगाते थे ताकि जो है अगर सेना जो है किसी अन्य सेना के साथ युद्ध कर रही है तो जो है कोई भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मनसबदार है वो किसी भी तरह की कोई धांधलेबाजी ना करे। तो अपने घोड़ों को पहचान के लिए भी जो है वो अपनी जो घोड़े थे उन पे एक तरह का, मुगलों की बात करें तो एक तरह की मुगल जो उस समय जो मोहर थी उसे लगवा लिया करते थे। सैनिकों का भी यहाँ पे पंजीकरण करवाया जाता था ताकि सैनिकों की भी जो है पहचान रहे। सैनिकों को जो है वेतन धन भी मिलता था। बाद में मनसबदार जो है अपना जो राजस्व है जो वेतन है उसी राजस्व से जो है इकट्ठा करने लगे थे और जो ये इकट्ठा भूमि के रूप में ये करने लगे थे। जो किसान थे उनसे ये कर वसूलने लगे थे जिन्हें जहागीर कहा जाता था, जागीर कहा गया, जो तकरीबन इक्ताओं के समान होती थी। परंतु जो मनसबदार जो मुक्तियों से भिन्न थे और अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, उन पर ही प्रशासन करते थे। यह राजस्व उनके जो नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे वे देश के लिए अन्य भागों में सेवर्त रहते थे। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो ये धन एकत्रित करते थे किसानों से कर के रूप में, जो है पुराने जो है हम देख सकते हैं कि पहले भी जो एक कर की जो प्रथा है वो चली आ रही है, तो यहाँ पे भी जो है ये कर वसूलते थे। तो मुगल समय में भी तो जो ये कर वसूलते थे इनकी भी जो है तबादले होते रहते थे। मुगल की ये नीति बहुत अच्छी थी ताकि किसी भी प्रकार की जो है धांधलेबाजी ना हो। यहाँ पे जो है जो जागीरें थी उनका सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था। यहाँ पे आकलन का वही मतलब है कि जो अकबर थे वो जो है मनसबदारों को जो राजस्व कर वसूलते थे उनके जो है तबादले करते रहते थे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदल गई थी। अब राजस्व मनसबदार के वेतन जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई थी क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अकबर के शासनकाल में 29 थी, लेकिन औरंगजेब के समय में आते आते 79 हो गई थी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इनके वेतन जो मनसबदार के वेतन थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। इसके बाद जो है जो जागीर थे उन्हें जो है वेतन लेने के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी करना पड़ता था। इसी के कारण बाद में जो है जागीरों की संख्या में कमी होने लगी थी। जागीर जो है फलस्वरूप कई जागीरदार ऐसे हुए हैं जिनके पास जागीर रहने की वे कोशिश करते थे, राजस्व कर वसूल भी कर लेते थे, लेकिन शासन के जो अंतिम वर्ष थे औरंगजेब के उन्होंने कई परिवर्तन किए परंतु इनका कोई भी जो है प्रभाव नहीं पड़ा। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था। इसके बाद जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की जो उपज थी उससे मिलने वाला राजस्व ही था। अधिकतर स्थानों पर किसान जो ग्रामीण कुलीन यानी जो मुखिया होते थे, स्थानीय जो सरदार होते थे, वो वहाँ के किसानों से कर वसूला करते थे। और बाद में जो है जो एक मुगलों के यहाँ एक जो है शब्द का प्रयोग अभी हमने पढ़ा है जमींदार। जमींदार का ये इस शब्द का प्रयोग भी करते थे। जो कर वसूलते थे वो जो है किसानों से, ये जमींदार ही कर की वसूली करता था। अकबर के जो राजस्व मंत्री थे टोडरमल जो है, जिन्होंने 10 साल यानी 1570 से 1580 तक जो है कृषि की पैदावार थी, जो कीमतें थी उसकी, कृषि जो है भूमि थी उसका जो है इन्होंने सावधानी जो पूर्वक सर्वेक्षण किया था वो टोडरमल ने ही किया था। और आंकड़ों के आधार पर फसल के नकद के रूप में ये कर यानी राजस्व की जो है इन्होंने जो है एक निश्चित कर लागू कर दिया था कि आपको जो है अपनी फसल के अनुसार इतना ही कर आपको देना होगा। बाद में जो है सूबे के जो प्रांत के जो राजस्व जो अधिकारी थे उन्हें जो है मंडलों में बांटा गया और हर फसल की राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई थी ताकि जो राजस्व है वो उसे प्राप्त करने में आसानी भी हो सके।
और जो यह व्यवस्था जो है अकबर ने लागू की थी, इसे जब्त कहा जाता था। और यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी थे जो वो भूमि का निरीक्षण करते थे। ऐसे निरीक्षण जो है गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाए थे। कुछ क्षेत्रों में जमींदार जो थे इतने शक्तिशाली हो गए थे तो कि मुगल प्रशासक द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह भी कर सकते थे, क्योंकि जो जमींदार थे वो किसानों से कर वसूला करते थे और मुगलों की कोई ऐसी अच्छी व्यवस्था नहीं थी कि वे जमींदारों से ही पूर्ण जो है कर अपना वसूल ले। तो इनमें जो है बहुत ज़्यादा ये जमींदार थे जो वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे और मुगलों के खिलाफ विद्रोह करने के शक्तिशाली ये बन गए थे। इसके बाद जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर इन्होंने विद्रोह किया। यानी जो जमींदार थे जो कर वसूलते थे और जो किसान थे जो कर देते थे, उन्होंने क्योंकि जो किसान थे उन पर कर लगाया जा रहा था तो इनकी स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती थी। तो इसके लिए इन दोनों ने मिलकर जो है मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया और मुगल साम्राज्य को एक चुनौती भी दी। इसके बाद एक जो है अकबरनामा आता है जिसे आईने अकबरी कहा जाता है। इसमें जो है जो अकबर के उनके करीबी मित्र थे, जो एक दरबारी भी उनके थे, अबुल फजल को इन्होंने आदेश दिया था कि शासन काल का जो इतिहास है यानी शासन में जो उनकी नीतियाँ थी उसे आप जो है जिल्दों में लिखो। यानी एक जो है आईने अकबरी के रूप में जिसे लिखा गया इसे अकबरनामा कहा गया। इसमें पहली जिल्द में जो है अकबर के जो पूर्वज हुए हैं उनका वर्णन था। दूसरे में जो अकबर का शासनकाल था उनकी जो घटनाएं थी उसका जो है वर्णन था दूसरी जो जिल्द थी उसमें। तीसरी जिल्द में आईने अकबरी थे जो अकबर का जो प्रशासन था, घराने थे, सेना थे, राजस्व जो था वो कैसे वसूला करते थे, उनकी सेना कितनी मजबूत थी, साम्राज्य का जो भूगोल का ब्यौरा मिलता था वो भी इसमें वर्णन किया गया है। और जो भारत के लोगों की परंपराएं या संस्कृतियों का भी इसमें विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी जो है एक रोचक आयाम है। किसी भी जो है उस समय फसलों, पैदावार, कीमती मजदूरों, राजस्व का जो है इसमें क्योंकि सभी का वर्णन है तो बहुत ज़्यादा मुगल साम्राज्य के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं अकबर की नीतियाँ कैसी थी। अबुल फजल की जो अकबरनामा थी जिसे आईने जो है विशेषकर आईने अकबरी में इसका वर्णन मिलता है कि उनकी जो नीतियाँ थी वो कैसी थी, उनके कैसे कानून थे जो है वो सब आईने अकबरी में मिलते हैं। और इसमें जो है साम्राज्य के कई प्रांतों में बटे हुए थे जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक सूबेदार होते थे जो राजनीतिक, सैनिक दोनों प्रकार के कार्यवाहक का जो है निर्वाह करते थे। यानी जो सूबेदार होता था वो जो छोटे राज्य होते थे या फिर जो सैनिक होते थे उन सभी का जो है वो प्रशासन के तौर पर कार्य करता था, एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर। प्रत्येक प्रांत में यह एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जिसे दीवान कहा जाता है। कानून और व्यवस्था रखने में जो है ये कार्य करता था और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सूबेदार को भी अन्य अफसरों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आज भी कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे दीवान और सूबेदार, इनका प्रयोग आज भी हम जो है करते हैं। जो सूबेदार थे और जो अन्य जो अफसर थे उनका सहयोग ये लेते थे। जो बख्शी यानी जो सैनिक वेतन अधिकारी थे, जो सरदार थे धार्मिक धर्मार्थ की किए जाने वाले कार्यों का जो है ये वर्णन रखते थे। फौजदार जो सेना नायक होते थे, कोतवाल जो नगर का पुलिस अधिकारी होता था, यानी सूबेदार था जो उसके साथ मिलकर, जो दीवान था उसके साथ मिलकर अन्य अधिकारी भी कार्य करते थे। अब यहाँ पे बात करते हैं नूरजहाँ की। मेहरुनिसा जो है जहांगीर के दरबार में नूरजहाँ का वर्णन है। जहांगीर ने इनसे विवाह किया था। मोहरनिसा जो है इनका नाम था लेकिन बाद में नूरजहाँ का इन्हें खिताब दिया गया था।
नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार रही है, समय समय पर बहुत ज़्यादा सहयोग भी इसने जो है जहांगीर का किया है। तो जहांगीर ने इसके सम्मान में जो है चांदी के सिक्के जारी किए थे और जो है सवे के जो थे उनके सवे के खिताब उत्तीर्ण थे और यह वाक्य रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ था। यानी जो है इसने चांदी के सिक्के जो जारी करवाए थे उस पे भी जो है नूरजहाँ का नाम कह सकते हैं हम उत्तीर्ण था और जो है उस पे जो है एक नाम भी उत्तीर्ण गढ़ा हुआ था कि रानी बेगम नूरजहाँ, यानी इसे ये एक उपाधि दी गई थी और सम्मानपूर्वक ये उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा सिक्कों पर इनके नाम को उत्कीर्ण करा के। आप देख सकते हैं कि ये एक दस्तावेज आपको दिख रहा है। जो ये दस्तावेज है जो उद्दत और महान महारानी नूरजहाँ यानी बादशाह बेगम का आदेश, यानी जैसे जो अकबर थे या फिर जहांगीर थे, कहा जाता था कि अकबर राजा जो है अकबर का आदेश, तो वैसे ही यहाँ पे एक उपाधि दी गई थी महारानी। अगर कोई ये एक जो है अपना कोई फरमान जारी करती थी तो उस फरमान में कहा जाता था कि जो नूरजहाँ बादशाह बेगम का आदेश यानी गोल मोहर के अनुसार जहांगीर के जो महारानी थी उसके जो वैभवशाली बहुत ज़्यादा बन गई थी और नूरजहाँ बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला ये बनी थी। इसके बाद अब बात करते हैं अकबर के जो अभिजात वर्ग थे, जो उनकी जो सेनाएं थी वो संचालन करते थे। बड़ी मात्रा में वे राजस्व जो खर्च था वो कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य जो है सफलतापूर्वक चलता रहा। लेकिन जैसे ही जो है 17वीं सदी का अंत होता है तो जो है विजातों ने अपने स्वतंत्र जो ताने बाने थे वो भूल लेते और साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों में बदलनी शुरू हो गई थी, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी पड़ गए थे। यहाँ पे एक वर्ड है मताधानता। यह जो है ऐसे व्याख्या का कथन है, यह कहकर ऐसा की जाए कि बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। 1570 तक जो है आते आते जो फतेहपुर सीकरी 1570 में अकबर ने फतेहपुर जब सीकरी था, जब अकबर फतेहपुर सीकरी में थे तो उसने उलेमाओं, ब्राह्मणों, जुसैट पादरियों और जो रोमन कैथोलिक थे उनके जो दुष्ट धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर इसने चर्चा शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो अकबर थे उसने जैसे उलेमा जो हुए हैं, ब्राह्मण, जिसवाइट, यानी जो है अकबर अलग अलग धर्मों में रुचि भी रखते थे। यानी उसने किसी धर्म को परिवर्तन तो नहीं किया था, लेकिन वो अलग अलग जो धार्मिक जो है जो मान्यताएं थी और उन्हें अलग अलग जो धर्म थे उन्हें सुनने में ये वे दिलचस्पी रखते थे। इबादत खाना यानी जो चर्चाएं होती थी वो इबादत खाने में होती थी और जो अकबर थे अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के जो धर्म थे वो रीति रिवाजों में थी। तो यहाँ पे जो अकबर की जो हम कह सकते हैं कि जैसे वे विद्वान को उनके विचार विमर्श थे जो और जो विद्वान हुए हैं जो अन्य जो विद्वान हुए हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वो अलग अलग जो विद्वान थे उन्हें सुनते थे और उन्हें सुनने के बाद जो है जो उनकी जो समझ थी, उनके जो रीति थी, जो मतदानता, अभी हमने जैसे अभी ये वर्ड के बारे में पढ़ा है कि किसी भी विचार को सुनकर उस पर कोई भी जो है ये प्रश्न नहीं उठा सकते थे। तो यहाँ पे जो है उनकी जो शिक्षाएं थी प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य जो है पैदा करती थी। ये अनुभव अकबर के जो ये अनुभव थे अकबर के सुलह कुल स्वतंत्र जो शांति के विचार की ओर इन्हें ले गए थे और सहिष्णुता की जो धारणाएं थी विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में जो है ये अंतर नहीं करते थे।
ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इबादत खाना है जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ ये चर्चा कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कैथोलिक जो थे वो थे ये, और यहाँ पे आप उलेमा देख सकते हैं, ब्राह्मण आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो अकबर थे उन्हें अलग अलग धर्मों के विचार विमर्श को सुनने में वे दिलचस्पी रखते थे। इसका केंद्र जो है नीति शास्त्र की भी एक व्यवस्था थी जिसे सर्वत्र लागू की जा सकती थी। इसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति परिणति के द्वारा बल दिया जाता था। अबुल फजल ने सुलह कुल के विचार पर भी आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी। उस शासन के सिद्धांत को जहांगीर और जो है शाहजहां थे जो उन्होंने भी अपनाया था। अब बात कर लेते हैं सुलह कुल की। अकबर की सुलह कुल की नीति का जो है उनके पुत्र जहांगीर ने जो है वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा की जो विस्तृत आंचल में सभी वर्गों, सभी धर्मों के अनुयायियों की जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, और जो विरोधी जो धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, उनके अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ पे जो सहिष्णुता का मार्ग था वो अकबर हुए या फिर जो जहांगीर हुए उनके द्वारा बंद कर दिया गया था। यहाँ पर सुन्नी और शिया मस्जिद में सभी इकट्ठा होते थे, और जो ईसाई और यहूदी जो है वो गिरजा में प्रार्थना करते थे, और जो सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का जो है ये पालन करते थे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अकबर ने सुलह कुल की नीति, और जहांगीर ने भी जो उनके पुत्र हुए हैं उन्होंने इसका वर्णन किया है। यानी सभी अपने धर्मों को मानने के लिए जो है अकबर के शासन काल में जो है आज़ाद थे। तो यहाँ पे कोई भी चाहे वो जैसे अब बात करें ईसाई या यहूदी की, वो अपनी गिरजा में प्रार्थना कर सकते थे। जो शिया सुन्नी थे वो मस्जिद में इकट्ठा हो सकते थे। तो यहाँ पे जो मुग़ल थे उन्होंने किसी भी अपने जो धर्म था वो जो है किसी पर हम कह सकते हैं जो है कि उस समय में कहा जाता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं आज भी कि जो मुग़ल थे उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों के धर्म परिवर्तन कराए हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। सुलह कुल की नीति में हम देख सकते हैं कि चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो या फिर जो सुन्नी शिया मुसलमान हो, तो सभी अपने धर्म के अनुसार अपने धार्मिक नीतियों को मानने के लिए उसमें आज़ाद थे। तो यहाँ पे जो है जैसे कि जो यहूदी थे वो गिरजा में प्रार्थना कर सकते थे, मस्जिद में जो है जा सकते थे। तो किसी भी जो है धर्म को मानने के लिए जो मुग़ल थे उन्होंने किसी जो है बाध्य नहीं किया है। सभी को अपने जो है अपने धर्म के अनुसार चलने का उस समय भी अधिकार था। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं 17वीं शताब्दी में जो उसके पश्चात जो 17वीं शताब्दी के बाद जो मुग़ल साम्राज्य हुआ है उसकी क्या स्थितियाँ रही है। 17वीं शताब्दी तक आते आते जो है साम्राज्य की जो प्रशासनिक स्थितियाँ थी, फलस्वरूप आर्थिक जो वाणिज्यिक समृद्धि में जो वृद्धि हो गई थी। तो इनकी जो है कुशलता के फलस्वरूप जो है वाणिज्यिक समृद्धि में भी वृद्धि हुई। विदेशी यात्री यहाँ पे आए थे, धनी देश इन्होंने बताया था इसे। लेकिन बाद में इनकी जो किस्से कहानियों में अगर हम बात करें तो जो यात्री यहाँ पे आए थे उन्होंने जो यहाँ की दरिद्रता है उसका भी वर्णन किया गया है। यहाँ पे सामाजिक असमानताएं भी जो है दिखाई पड़ती थी। शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8,000 से 445 ही था। कुछ मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के जो अनुमानित राजस्व था वो जो है दिया जाता था।
यहाँ पे अगर बात करें तो जो मुग़ल सम्राट और मनसबदार थे, जो है अपनी आय का बहुत बड़ा भाग जो वेतन है वो वस्तुओं पर लगा देते थे। जो शिल्पकार थे, किसानों को उनसे लाभ होता था, फसलों की ये पूर्ति करते थे। जो राजस्व का भार था वो इनकी प्राथमिक उत्पादकताओं, किसानों और शिल्पकारों के पास जो निवेश थे, जो है निवेश करने के बाद बहुत ज़्यादा कम धन बचता था, जिससे जो है वो गरीब बनते चले गए। इसके बाद जो गरीबी बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो वो पूरी तरह से पेट भी नहीं भर पाते थे। लेकिन जो वस्तुओं में निवेश करने की बात अगर हम बात करें तो ये जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा उस समय जो है गरीबी आ गई थी, तो किसी भी वस्तु में निवेश करने का ये सोच भी नहीं सकते थे। और व्यवस्था में धनी, किसान, शिल्पकारों के जो समूह थे, व्यापारी थे, महाजन जो है इनका ज़्यादा लाभ उठाते थे। क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ज़मींदार थे वो किसानों से जो है कर वसूला करते थे, तो वो इसलिए ज़्यादा जो है जो शक्तिशाली हो गए थे उस मुग़लों के समय में। मुग़लों के जो कुलीन वर्ग थे के हाथों में बहुत ज़्यादा धन और संसाधन थे। यानी जो कुलीन वर्ग से हम बात करें तो जो उनके जो मुग़लों के यहाँ पे जो दरबार में जो अधिकारी ऊंचे पदों पर जो थे वो रहते थे, और बाद में जो है उनके पुत्र ही वहाँ पे उस पद पर आसीन हो जाते थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है धनी थे, संसाधन के धनी थे। बाद में 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। बात जैसे जैसे मुग़ल सत्ता थी जो पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में जो सम्राट के सेवक थे जो है इन्होंने अपनी शक्ति जो है केंद्र को जो है सत्ता के और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने में लग गए थे। अगर हम बात करें तो हैदराबाद और अवध के कुछ प्रांत हुए हैं जिन्होंने जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था दिल्ली के मुग़ल सम्राट के स्वामी के रूप में, तो ये मान्यता देते रहे। लेकिन जो है इस मान्यता को इन्होंने तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, हम आपके अधीन रहेंगे, लेकिन अपने आप को इन्होंने खुद से जो है उस राज्य में, उस प्रांत में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और बाद में 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत जो है स्वतंत्र राजनीतिक अपनी पहचान बना चुके थे, जो आगे के अध्याय में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज का जो है हमारा चैप्टर था। इसमें कुछ जैसे नाम आए हैं मनसबदार, मंगोल कह सकते हैं जो चंगेज खान थे, जो ये मंगोल के ही थे। सिसोदिया राजपूत, जिन्होंने बहुत समय जो है मुग़लों के जो है शासन को, जो सत्ता थी उसे स्वीकार करने में लगा दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने स्वीकार कर लिया था। राठौर राजपूत की बात करें तो राठौर जो राजपूत थे उन्होंने जो है अकबर, जो इनकी राजकुमारियाँ थी, अकबरों से जो है जो राजा हुए थे, अकबर राजकुमार थे, जो मुग़ल राजकुमार थे, उनके साथ विवाह किया था। नूरजहाँ जो जहांगीर की पत्नी थी, बहुत ज़्यादा जो उनके नाम पर जो है नूरशाह बादशाह बेगम के नाम पर उन जो है उनके एक जो है फरमान भी जारी किया जाता था, सिक्के उनके नाम पर चलाए गए थे। सूबेदार की हम बात करते हैं, जो सूबेदार होते थे उसके साथ अलग अलग अधिकारी होते थे जो कानून व्यवस्था को देखते थे। मारवाड़ हमने पढ़ा है, गवर्नर उज़्बेक हमने पढ़े हैं। यहाँ पे मेवाड़ का जो क्षेत्र था वो भी हमने पढ़ा है। पद, कई तरह के अलग अलग पद थे। जहांगीर जो है ये एक मुग़ल सम्राट रहे। तो ये सब हमने इस अध्याय में पढ़े हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको अध्याय जो है समझ में आया होगा। तो ये आज जो है आज का जो है हमारा चैप्टर था। थैंक यू सो मच।